इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो कल की क्लास में हमने डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ लिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे प्लेनर और नॉन प्लेनर के बारे में, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं, तो हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझते हैं अभी। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ। कंपेयर करना है डायपोल मोमेंट बिटवीन NH3 एंड NF3। बताइए इन दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? ये आपका NH3 है, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा और एक H यहाँ आएगा। ये आपका NF3 है। सेंट्रल एटम तो दोनों में ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सराउंडिंग एटम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये दूर ले जाएगा अपने एटम्स को, तो वैसे भी इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इसका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, देखो जरा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इसका ज्यादा है, ये इसका ज्यादा है, यहाँ पर भी इसका ज्यादा है। लोन पेयर के केस में हमने बात करी थी कि जो डायरेक्शन है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी कैसा जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन और फ्लोरीन के केस में है नीचे जा रहा है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ तो सारे के सारे जो एरो हैं वो ऊपर की तरफ है, मतलब कि ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। और इस केस में हम क्या देख रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है और 3 नीचे जा रहे हैं, हो रहा है ना ऐसा, इसीलिए जो डायपोल मोमेंट है वो NH3 का ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा चलो एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, कुछ की पॉइंट्स। अगर कभी आपसे इस बेस पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको वहां पर पता होना चाहिए। थीटा जानते हो, थीटा किसे बोलते हैं हम, एंगल को। थीटा हम किसको बोलते हैं, एंगल को। अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपका जो डायपोल मोमेंट है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर एंगल बढ़ेगा तो जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं, आप यहाँ से 2-3 चीजें समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये 3 पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस पोजीशन से हम देखेंगे। ओके, तो ये जो फर्स्ट वाला साइड होता है, ये वाली जो साइड होती है, इसको बोला जाता है ऑर्थो। क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो। ऑर्थो की जगह पर सिंपल ओ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ये दोनों जो पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब एक के बाद जो दूसरी वाली पोजीशन है, इनको बोला जाता है मेटा। क्या बोलते हैं, मेटा। और ये जो ऑल्टरनेट वाली पोजीशन होगी, ऑल्टरनेट वाली, उसको बोला जाता है पैरा। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्लोरीन है वो इससे ऑर्थो पोजीशन पर है, इस क्लोरीन से मेटा पोजीशन पे है, और इस क्लोरीन से ये पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो एंगल हम देखेंगे वो कितना आएगा, 60 डिग्री इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ कैसा एंगल आएगा आपका, 120 डिग्री। यहाँ कैसा एंगल आएगा आपका, 180 डिग्री। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। वैसे ही पूरे बेंजीन की अगर हम बात करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कितना होता है 360, तो एक पार्ट कितना शो करेगा 60, दो कितना 120, और जस्ट अपोजिट है, लीनियर है वैसे भी सिचुएशन, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर इनमें आपसे डायपोल मोमेंट निकालने के लिए पूछा जाए ऑर्डर ऑर्थो पैरा और मेटा का, तो ऑर्डर क्या आएगा डायपोल मोमेंट का,
इसका मतलब ऑर्थो का कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा, देन मेटा, देन पैरा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक में आप और पढ़ोगे। ठीक है, इस तरीके से नाम वहां पर आपको सिखाए जाएंगे। अगर इसका आपको नाम लिखना होगा तो ये क्या है, वैसे तो क्लोरोबेंजीन है, पर दो जगह पर है तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको हम क्या बोलेंगे, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरीके से ये आपके नाम रहेंगे यहाँ पर। और ये जो सीक्वेंस है वो ऑर्थो का ज्यादा, देन मेटा एंड देन पैरा। इस तरीके से आपका डाइपोल मूवमेंट के केस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल। ठीक है, अब एक दो बातें और समझते हैं इसके केस में हम। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है C2H4Cl2। क्या बेटा, कल हमने डाइपोल मूवमेंट की बात करी थी। डाइपोल मूवमेंट में हमने डायरेक्शन का केस लिया था। ठीक है, और डायरेक्शन के केस में मैंने आपको बताया था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस तरफ आपका ये जो एरो है वो जाएगा। ठीक है, तो उस बिहाफ पे हम देख रहे थे कि किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, किसका डाइपोल मूवमेंट कम है। तो हमने दो केस पढ़े थे वहां पर। पहला जो केस था आपका वो था डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, और दूसरा जो केस था वो था पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है मतलब जहां पर दो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बने हैं, उसके अंदर दो पार्ट्स थे। पहला था आपका होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर का मतलब एक जैसे, जैसे कि H2, O2, N2, Cl2। तो होमो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर। सेकेंड था आपका हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब जहां पर अलग अलग हो, जैसे HF, HCl, HBr। तो उस केस में हमने देखा था जहां पर म्यू की वैल्यू 0 आती है। तो जितने भी आपके होमो वाले केस हैं उन केस में हमारी जो म्यू की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। इसका मतलब वो सारे के सारे कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। वहीं जब HF, HCl इन सब में हम देखेंगे तो इन सब में हमें डिफरेंस दिखाई देगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जैसे कि अगर HF की बात करूं तो H की अलग है, F की अलग है, इसलिए यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो वो कैसा रहेगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पोलर कंडीशन को शो करेगा। तो एक बात तो मैं क्लियर हुई कि अगर म्यू की वैल्यू 0 आ रही है तो नॉन पोलर कहते हैं। म्यू की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको हम नॉन पोलर बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने पॉलीएटॉमिक का केस पढ़ा था। पॉलीएटॉमिक केस के अंदर हमने क्या देखी थी, यही पोलर और नॉन पोलर कैटेगरी, कि अगर पोलर है तो म्यू की वैल्यू जो है वो आपकी क्या रहेगी, 0, नॉट इक्वल टू 0, और नॉन पोलर के केस में क्या रहेगी, 0। ठीक है, तो बस उसी अकॉर्डिंग हमने अपने सारे क्वेश्चंस पढ़े थे। और वहां पर हमने देखा था अगर नॉर्मल केस है, ठीक है, जैसे कि BF3, CH4, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन में आपके प्रेजेंट हैं, तो इनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैसा आएगा, 0 ही आएगा। सारे के सारे एक ही एंगल पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनमें डिफरेंस आ जाए, या तो एंगल का डिफरेंस आ जाए या फिर कोई दूसरा एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट हो जाए, जैसे CH4 के केस में मैंने आपको बताया था, CH4 तो चारों ही सेम थे, चारों में हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन अगर CHF3 आ जाए तो क्या होगा, अलग अलग केस आ जाएंगे, तो वहां पर जो डायरेक्शन है डाइपोल मूवमेंट की वो चेंज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो आपका डाइपोल मूवमेंट है उस CHF3 का वो कैसा है, वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काफी सारे केसेस के बारे में पढ़ा था। और एक केस था आपका लोन पेयर का। लोन पेयर में मैंने आपको बोला था कि अगर प्योर ऑर्बिटल की बात की जाती है, जो कि नॉर्मली केस में हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्योर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वहां पर जो म्यू की वैल्यू है वो हमेशा कैसी रहेगी, 0। और हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वहां पर जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए जो लोन पेयर की डायरेक्शन है वो हमेशा ऊपर की तरफ ली जाती है, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका जो लोन पेयर है वो इस तरीके से बनाया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ऊपर वाले लोब में ज्यादा होती है, इसीलिए जो एरो भी है वो आपका ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और अगर सिंगल लोन पेयर कहीं पर प्रेजेंट है तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा।
डबल लोन पेयर भी कैंसिल आउट नहीं होंगे अगर सेम प्लेस पर ही प्रेजेंट है, पास पास में। लेकिन अगर वो एंटी पर हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो उस केस में वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, आ गया यार सब कुछ? कल का पूरा मैंने समराइज कर दिया आपको 5 to 10 मिनट्स में। तो हम पढ़ रहे हैं C2H4Cl2। यहाँ पर आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ प्लेनर आइसोमर। घबराना मत क्वेश्चन सुन के। टोटल नंबर ऑफ प्लेनर आइसोमर। अब सबसे पहले आप एक टर्म समझ लो, आइसोमर। आइसोमर जो वर्ड है वो आइसोमेरिज्म से आया है, जिसका मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, कि दो कंपाउंड्स हैं वो सिमिलर हैं, किसमें? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स में। लेकिन जब आप उनको ड्रॉ करोगे तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है? डिफरेंट रहता है। इनको हम आइसोमर्स पढ़ते हैं। आप ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अभी जितना हमारा काम का है हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर इन दोनों हाथों की बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? आइसोमर्स होते हैं। ठीक है तो सब में 4 उंगली और एक अंगूठा, पर दोनों फिर भी कैसे हैं? थोड़े से डिफरेंट है देखने में। ठीक, पर केमिकल कंपोजिशन कैसा होगा? सेम होगा। चलो, तो हमें क्या निकालना है? प्लेनर आइसोमर निकालना है। प्लेनर आइसोमर मतलब जो कि एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, 2 वर्ड यहाँ पर आने वाले हैं। पहले का मतलब है जेम, दूसरे का मतलब है विस। इसको बोला जाता है जेमिनल और इसको बोला जाता है विसिनल। जब आपके दोनों हैलाइड्स एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो, क्या बोला मैंने? जब आपके 2 हैलाइड यानी कि 2 हैलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है जेमिनल। और अगर वो अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है विसिनल। ठीक है, ये पूरा होता है आपका विसिनल, ये होता है जेमिनल। शॉर्ट फॉर्म में इनको हम जेम और विस के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस केस में आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन को अटैच कर दिया है। ठीक है, क्या है स्ट्रक्चर? तो ये स्ट्रक्चर कैसा है आपका? जेमिनल। तो एक तो आपको ये आइसोमर मिलेगा, दूसरा कैसा मिलेगा? जिसमें कैसा हो? डिफरेंट हो ना। तो पहला तो आपको मिल गया ये जेमिनल वाला। अब दूसरे केस में क्या हो सकता है? मैं एक क्लोरीन यहाँ लगा दूं, दूसरा क्लोरीन यहाँ लगा दूं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देती हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देती हूँ। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? विसिनल। अब देखो, एक कार्बन पे एक क्लोरीन, एक कार्बन पर एक क्लोरीन। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एक होता है सिस, दूसरा होता है ट्रांस। सिस और ट्रांस का मतलब क्या है? ये आपका सिस स्ट्रक्चर है। पहले मैं दोनों बना दूं, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ H। ट्रांस स्ट्रक्चर वो होता है जब आपके सेम कंपाउंड अपोजिट में लगे हों। जैसे Cl Cl कैसे लगे हुए हैं? अपोजिट लगे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक Cl यहाँ है और एक Cl यहाँ है, दोनों कैसे लगे हुए हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो जब भी आपके कंपाउंड जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, सेम कंपाउंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में अटैच है तो उसको हम ट्रांस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जब वो सेम साइड पे प्रेजेंट हो, चाहे ऐसे हो चाहे इस तरफ हो, तो वो क्या कहलाता है? सिस कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सिस और ट्रांस, और ये आपका था जेमिनल। ये जेमिनल है, विसिनल के अंदर ये 2 चीजें। तो टोटल कितने नंबर ऑफ प्लेन आइसोमर हमें मिलेंगे? 3 मिलेंगे। ठीक है, एक कैसा मिलेगा? जेमिनल, और 2 आपको मिलेंगे विसिनल के, एक सिस और दूसरा ट्रांस। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप आराम से समझ सकते हैं। अच्छा, हम इनका डायपोल मोमेंट भी निकाल सकते हैं। अगर आप इन दोनों को देखो तो बताओ जरा मुझे, कौन प्लेनर होगा और कौन पोलर होगा और कौन सा नॉन पोलर होगा? तो आपको दिख रहा होगा कि जो अपोजिट डायरेक्शन वाले हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इस तरफ जा रहा है एरो, ये इस तरफ जा रहा है एरो, जा रहा है ना, दोनों अपोजिट। और इस केस में कैसा जा रहा है? यानी कि 2 इधर आ रहे हैं और 2 अपोजिट में जा रहे हैं। तो क्या होगा? सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि जो म्यू की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी? 0। यानी कि क्या कहलाएगा? ये नॉन पोलर। वहीं अगर मैं इस केस में देखूं तो क्या होगा? एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है,
ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, चारों ही कैसे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो सिस स्ट्रक्चर है वो आपका कैसा रहेगा, पोलर रहेगा, और जो ट्रांस जो है वो यहाँ पर क्या रहेगा, नॉन पोलर रहेगा। आ गई बात समझ में? जेमिनल, विसनल, सिस और ट्रांस ये थोड़े से समझ में आए। हम इथीन की बात करते हैं। इथीन आपको याद होगा C2H4। किस तरीके से था हमारा इथीन, कुछ इस तरीके से हमारा जो इथीन था वो उसका स्ट्रक्चर होता है। अब अगर इस स्ट्रक्चर को आप जैसे हमने लोब्स के फॉर्म में बनाया था वैसे बनाएंगे तो आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो भाई, ये जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड बना रखा है इसने? सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। इसका क्या है, sp2, यानी कि ये दोनों ही कैसे हैं, sp2 हैं। तो कौन सा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ट्राइगोनल प्लेनर इसके स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से रहेगी। इस कार्बन की भी बात करें तो एक यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ अटैच होगा, ठीक है। ये तो क्या बनाए हमने, ये जो बॉन्ड दिख रहे थे ना आपको वो बनाए। अभी इसके अंदर एक पाई बॉन्ड और है और हमें एक पाई बॉन्ड और बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड से कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। मतलब इसका जो पाई बॉन्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में अटैच होगा, ठीक है। कैसे अटैच होगा, इस डायरेक्शन में अटैच होगा, परपेंडिकुलर। और ये मिलके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बचा क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो आपका 1s को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो यहाँ पर अटैच होगा। तो इस तरीके से आपके जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा इथीन का। कैसे बनाया समझो। सबसे पहले हमने निकाला हाइब्रिडाइजेशन, क्या था, sp2। तो कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, दो हाइड्रोजन दोनों पे लगे हुए हैं। तो यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, बचा क्या, एक पाई बॉन्ड बना। तो पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये जो लोब है वो परपेंडिकुलर लगाएंगे, ठीक है। चलो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन ले लूं, इसको बोला जाता है एलीन। इसका नाम क्या है, एलीन नाम है इसका, ठीक है। ये भी आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे किसके अंदर, ऑर्गेनिक में। C3H4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरीके से। सबसे पहले हम कार्बन को लिख लेते हैं तीनों। पहले सबके सिग्मा बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, एक इधर होगा इसका, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। इसी तरीके से एक इसका यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, ये और ये। इसने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp है। तो sp कैसा बनाएगा, लीनियर बनाएगा, ये sp2 और ये sp2, ठीक है। इन सब के ऊपर ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब बचा क्या है, लोन पेयर बनाना बचा है, ठीक है। अब ये कार्बन कितने लोन पेयर बना रहा है, एक, ये कार्बन एक, और ये कार्बन इन दोनों को रखे हुए, तो हमें सबको बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं, चलो पहले इस कार्बन का देखते हैं। ये इसका बनाया, ये इसका बनाया, इस कार्बन का भी एक बना देती हूँ पहले मैं। ये कार्बन का एक। अब देखो ये वाला जो कार्बन है ना, इसके पास कितने हैं, 2 हैं। तो एक तो आपका इस तरीके से होगा और जो दूसरा है वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब अगर दो उसके पास पाई बॉन्ड हैं तो दोनों पाई बॉन्ड आपस में कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो अब ये इसके साथ मिलकर पाई बॉन्ड बना लेगा और ये वाला जो है वो इसके साथ मिलकर पाई बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पाई आ गया, यहाँ पाई आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके सारी बॉन्डिंग शो हो जाएंगी।
ये आपका स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से अगर मैं 4 भी करूं तो भी आप बना लेंगे, बना कोशिश कर लोगे? चलो एक और बना लो। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp, इसका sp और इसका sp2। बनाइए जरा, फिर हम प्लेनर और नॉन प्लेनर की बात करेंगे। हाँ 6 क्यों बेटा? 6 थोड़ी ना आएगा, एक इसके पास आएगा, एक इसके पास आएगा, इसके पास 2 रहेंगे, इसके पास 2 रहेंगे। अच्छा तुमने टोटल बताया, ओके हाँ टोटल 6 रहेंगे। हाँ एक इसके पास, एक इसके पास, 2 इसके पास बनाना परपेंडिकुलर, 2 इसका बनाना परपेंडिकुलर, ठीक है। और आपस में क्या बताओगे कि पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। बना लोगे? मुझे भेजना इसको बना के। आओ अपन पढ़ते हैं प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। देखो प्लेनर और नॉन प्लेनर की अगर बात की जाए तो प्लेनर का मतलब जो एक ही प्लेन में आपके जो एलिमेंट्स आ जाएं, ठीक है। और जो एक ही प्लेन में आपके एलिमेंट्स नहीं आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन प्लेनर। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, बेरियम क्लोराइड, तो अगर हम इसको देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? BeCl2। BeCl2 इस तरीके से लीनियर फॉर्म में है। इसको अगर मैं कट करूंगी तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही प्लेन में आ जाएंगे। इसका मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। लेकिन म्यू की वैल्यू अभी भी इसकी नॉट इक्वल टू 0 ही, म्यू की वैल्यू अभी भी इसकी 0 ही आएगी। मतलब नॉन पोलर तो है, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये प्लेनर को बता रहा है, प्लेन्स की बात हो रही है, और ये पोलैरिटी की बात हो रही है, तो ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो बेरियम क्लोराइड है वो लीनियर शेप का होता है, इसकी म्यू की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है, और ये कैसा है? नॉन पोलर है। लेकिन ये सारे के सारे एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है? प्लेनर, ठीक है। इसी तरीके से BF3 की बात करें तो भाई उसका तो नाम में ही आता है ट्राइगोनल प्लेनर। इसका जो ज्योमेट्री थी वो क्या थी? ट्राइगोनल प्लेनर। यानी कि अगर ऐसे देखा जाए तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो ये भी आपका कैसा स्ट्रक्चर है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से CH4 की बात की जाएगी तो CH4 के भी जो सारे आप एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन में प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। आप चाहे ऐसे काटो चाहे इस तरीके से उसको कट करो, सारे के सारे एक ही प्लेन्स में आएंगे, इसीलिए ये भी आपका कैसा है? प्लेनर है, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। PCl5 की बात करते हैं। अच्छा बताओ क्या ये प्लेनर है? क्या ये प्लेनर है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि ये जो दोनों हैं ये कैसे हैं? एक्सियल हैं, एक ऊपर और एक नीचे लगा हुआ है, और ये जो तीन जो हैं वो इक्वेटोरियल हैं, एक ही प्लेन पर प्रेजेंट है। मतलब अगर मैं इस तरीके से नहीं कट करूंगी तो सिर्फ ये 3 ही आएंगे, अगर ऐसे कट करूंगी तो ये सिर्फ ये 2 ही आएंगे, इसीलिए ये जो है आपका नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। कैसी है? नॉन प्लेनर, ठीक है। एक ही प्लेन्स में सारे के सारे नहीं आएंगे। अच्छा SF4 का बताइए, ये कैसा है? बोलिए बोलिए। ClF3 की बात करेंगे। ये प्लेनर है, क्यों? यहाँ पर भी तो वही केस है ना बेटा, ये सारे के सारे कैसे हैं? इक्वेटोरियल है, और ये कैसे हैं? एक्सियल पोजीशन पर है। इनकी बॉन्ड लेंथ सब कुछ अलग है, एक ऐसे रखे हुए हैं 3, और 2 आपके ऐसे रखे हुए हैं, तो एक तो ये प्लेन होता है, एक ये प्लेन होता है, या फिर ऐसा तिरछा मान लो। तीनों ही कंडीशन में ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे क्या? मैं ऐसा कैसे कट करूंगी ये चारों आ जाए? नहीं हो सकता,
इसीलिए ये कैसा है, नॉन प्लेनर है। कंडीशन हमें क्या देख करनी है कि जैसे ही मैं कट करूं सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उसके अंदर आने चाहिए। ये इसमें पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं ऐसे करूंगी ऐसे तो सिर्फ ये 2 आएंगे, इस तरीके से कट करूंगी तो सिर्फ ये वाले आएंगे, ठीक है ना। इसका बताइए। अब जो आपका टी शेप है ना, टी शेप के अंदर आप पढ़ सकते हो। सुनो, टी शेप जो है ये आपका एक ही प्लेन में आ सकता है, ऐसा वाला। ये देखो, टी शेप जो है वो एक प्लेन में आ सकता है। यहाँ पर ये कैसे थे, अलग अलग जा रहे थे, अब वो बीच में आ गया। तो उस केस में आप अगर इसको इस प्लेन से कट करोगे तो यहाँ पर ये जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर को शो करेगा। अब ये कैसा आ गया, प्लेन में आ गया। अब देखो ये सीधी लाइन में आ गया, पहले एक इधर था और एक इधर था, दोनों अलग अलग थे, दूर दूर थे, ऐसे थे। ऐसे की जगह वो एक ही लाइन में आ गया, इसीलिए क्या होगा, वो प्लेनर। XCF2 का बताइए। ये क्या होगा, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई, एक ही प्लेन है, प्लेनर। बाकी सब तो लोन पेयर ही है, खत्म। IF5 का बताइए। बहुत बढ़िया, क्या होगा, नॉन प्लेनर। SEF6 का बताइए। बनाने तो दो बेटा, अब बताओ। अरे वो लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, नहीं होगा प्लेनर। यहाँ पे भी हमने बात करी थी कि ये जो चारों हैं ये एक प्लेन पर प्रेजेंट होते हैं 90 डिग्री वाले, और ये जो दोनों हैं वो अपोजिट में प्लेन होते हैं। इनका भी वही केस है, ये चारों कैसे बिछे हुए हैं 90 डिग्री पर, और ये दोनों 180 डिग्री पर, इसलिए अलग अलग हैं, इसलिए ये आपका कैसा रहेगा, नॉन प्लेनर। ठीक है। डिफरेंस देखो, आपको जो डिफरेंस है वो 2 ही ज्योमेट्री में दिखाई देने को मिलेगा, एक आपको ऑक्टाहेड्रल में, और जो दूसरा था वो आपका ऑक्टाहेड्रल के केस में भी कब, जब आप पर लोन पेयर प्रेजेंट हो। बाकी नॉर्मल अगर मैं SF6 का एग्जांपल लूं तो वहां पर आपको नॉन प्लेनर वहां पर आपको प्लेनर ही आएगा। ठीक है। यहाँ पर ये लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये जो एंगल है वो थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे, इसीलिए वो एक ही प्लेन पर नहीं आएंगे। एक मिनट सुनो, ये भी आपका नॉन प्लेनर है क्योंकि इनका भी जो एंगल है वो अलग अलग है। ठीक है। तो ये कुछ एटम्स थे हमारे प्लेनर और नॉन प्लेनर के। आपको बस क्या देखना है कि अगर वो एक प्लेन पर आते हैं तो प्लेनर है, नहीं आ रहे हैं तो नॉन प्लेनर है। इसमें भी तुमको एक की पॉइंट लिखवा देती हूँ जिससे तुम्हें याद रहेगा। अगर आपके पाई बॉन्ड इवन नंबर के हैं या फिर जो पाई बॉन्ड आपके ऑड नंबर के हैं तो उस केस के अंदर आप क्या देखेंगे कि ऑड नंबर के केस में होगा आपका प्लेनर और इवन के केस में होगा नॉन प्लेनर। ठीक है। यहाँ पर किसकी बात की गई है, पाई बॉन्ड वाली की बात की गई है। ये तो मैंने आपको समझा दिया। जैसे कि अगर हमने इथेन का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, तो इथेन का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन वाला पार्ट आपको देखना पड़ेगा कि ये जो कार्बन कार्बन है ये डबल बॉन्ड से अटैच है इस तरीके से। ठीक है। ये 2 जो हाइड्रोजन होंगे वो यही प्रेजेंट होंगे सेम प्लेन पर, और 2 हाइड्रोजन जो है वो एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो जब आप इसको कट करोगे तो ये जो है वो नॉन प्लेनर कंडीशन को शो करेगा। कैसी कंडीशन को शो करेगा, नॉन प्लेनर। मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर दूंगी जिसके अंदर वो जो पूरा 3D स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई दे जाएगा। मतलब इस केस के अंदर ये 2 जो हैं वो आपके सेम प्लेन पर प्रेजेंट होंगे जब मैं इसको इस तरीके से कट करूंगी, लेकिन ये दोनों कैसे होंगे, अपोजिट में। तो आंसर क्या आएगा, नॉन प्लेनर। तो आप इस की पॉइंट से आराम से आंसर निकाल सकते हैं कि जब भी अगर आपको पाई बॉन्ड का केस दिया जाए तो अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, कितने हैं यहाँ पे, 2 है, तो क्या आएगा, नॉन प्लेनर। और अगर ऑड नंबर का है तो आएगा आपका प्लेनर। ठीक है।
ये याद रखना। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बना लिया आपने? आ जाते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिंपली मतलब है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। किस किस के बीच में? एक तो आपका हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। वो भी कितने? 2। यानी कि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में अगर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ऐसी टाइप की जो बॉन्डिंग होगी, वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो आपका कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको आप लिख लो। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction present in between two electronegative एलिमेंट। 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट एक्चुअल में ये प्योर बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ट्रू बॉन्डिंग हम इसको नहीं कहेंगे जैसे कि हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, वहां पर एक ट्रू बॉन्डिंग का केस हम देखते थे, बट यहाँ पर ट्रू बॉन्डिंग का केस नहीं है। ठीक है। एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, हमने बात करी थी कि अगर 8 और 42 किलो जूल के बीच में आपका एलिमेंट आता है तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी में रखते हैं। 42 किलो जूल से अगर ज्यादा है तो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड, उसको हम केमिकल बॉन्ड बोल रहे थे। और अगर 8 किलो जूल से कम होता है तो उसको हमने वॉन डेर वाल फोर्सेस के नाम से जाना था, जो कि आपके कैसे होते हैं? वीक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। केमिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं, वॉन डेर वाल फोर्सेस जो होते हैं वो वीक होते हैं। ये बात करेंगे बीच वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को शो करेंगे। तो क्या बोला मैंने? पहली बात तो एक ट्रू बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब बात करते हैं ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस किस के बीच में बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन फॉर्म, ये बनाएंगे फोन के साथ। ठीक है, फोन से याद रखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फोन से याद रहेगा ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये आपके मेन है। इसके बाद आपका आएगा एक जहां पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन अटैच हो, यानी कि कार्बन वहां पर कैसे हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए? sp हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए। एंड समटाइम्स क्लोरीन, और वो समटाइम्स कब होगा वो मैं आपको बता दूंगी। मेनली आपको ये 3 कंडीशन देखने को मिलेंगी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन के साथ कब करेगा? जब वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो कार्बन, तब। और कभी कभी किस कंडीशन में मिलेगा? क्लोरीन के साथ। जैसे अगर हम एग्जांपल्स पढ़े, अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर देखूं, ये दिख रहा है आपको वाटर? तो अब देखो, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। ये दोनों क्या बनाएंगे आपस में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। इस तरीके से कितने भी स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितने भी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर बना दें, तो ये जो बॉन्डिंग दिखाई दे रही है आपको, ये जो डेड से मैंने बनाई है, यही आपकी रिप्रेजेंट कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपकी 2 टाइप की होती है। ठीक है। एक को बोला जाता है इंट्रा, दूसरे को बोलते हैं हम इंटर। इंटर वर्ड आपने सुना होगा। पहली क्या है? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी है आपकी इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर के केस में तो आपने पढ़ा होगा, जैसे हम बोलते हैं ना
इंटर हाउस कंपटीशन, इसका मतलब क्या होता है, दो हाउस के बीच में। इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब कि दो स्कूल के बीच में। इस तरीके से हम बोलते हैं ना इंटर स्टेट। तो इंटर का मतलब क्या होता है, जब दो के बीच में हो। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इसका मतलब क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स हैं और उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन इंट्रा का मतलब होता है जब सेम ही एटम, सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी तो उसको बोला जाएगा हाइड्रोजन, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी यहाँ जो केस होगा वो कैसा होगा, विद इन अ मॉलिक्यूल, जो आपका मॉलिक्यूल है उसके अंदर ही वो प्रेजेंट होगा। और यहाँ हम करेंगे इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर कैसे होने चाहिए, दो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये आपका क्या है, बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं फिनॉल, मतलब उसका जो नाम है वो फिनॉल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए अटैच है आपका NO2 ग्रुप, क्या अटैच है, NO2 ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो, ठीक है। तो अब अगर आपको दिख रहा होगा ये कैसा ऑर्थो पे प्रेजेंट है ना ये, और ये दोनों ही ग्रुप जो है वो इस बेंजीन के ऊपर है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल की बात है। अब ये जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है ये आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, दिख रहा है ना, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस रिंग को बोला जाता है चिलेट रिंग। क्या बोलते हैं हम, चिलेट रिंग। और ये जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है चिलेशन। क्या बोलते हैं हम, चिलेशन प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहां पर आपको चिलेट रिंग्स देखने को मिलती हैं, चिलेशन प्रोसेस देखने को मिलती हैं। यही अगर हम बात करें, और ये जब पास पास में होते हैं बेटा तभी होंगी, है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलो दूसरा यहाँ समझ लेते हैं एग्जाम्पल। ये है आपका OH, अब देखिए यहाँ पर मैंने जो नाइट्रो ग्रुप है उसको पैरा पोजीशन पे लगाया है, ठीक है। दोनों केसेस में कैसा लगाया है, पैरा पोजीशन पे लगाया है। अब ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है। तो अब आपको दिख रहा होगा ये दो एटम्स थे, सॉरी दो मॉलिक्यूल्स थे, दो मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है। तो ये कैसी होगी आपकी, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं और उनके बीच की जो बॉन्डिंग है उसको हम इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है एसोसिएशन। क्या बोलते हैं हम, एसोसिएशन प्रोसेस। एसोसिएशन का मतलब ये होता है भाई मिलाना, दो चार लोगों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन क्रिएट किया जाता है ना, वही है। यहाँ पर भी वही सेम चीज चल रहा है, दो चार लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर क्या बनाया गया है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई गई है। लेकिन इंट्रा के केस में एक अकेला ही काम कर देता है। अगर इसका नाम आपको लिखना पड़े तो इसका नाम क्या होगा, ये ऑर्थो पे प्रेजेंट है नाइट्रो, सब्स्टिट्यूट है तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे ऑर्थो नाइट्रो, और ये पूरा क्या है आपका फिनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। उसी तरीके से ये कैसा है, पैरा पोजीशन में प्रेजेंट है तो उसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं। NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच था इसलिए उसको ऑर्थो लिखा, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे अटैच था इसीलिए पैरा लिखा है। चलो कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यहाँ। ये दोनों समझ में आ गए, इंट्रा और इंटर क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का केस, कि किस में ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, किस में कम है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आप खुद देखो ध्यान से कि यहाँ पर ये सिर्फ एक जगह से अटैच है। कैसे अटैच है? एक जगह से। लेकिन इंटर के बीच में यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है और यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का केस है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का केस हमें देखने को मिल रहा है। अब कोई भी चीज अगर स्ट्रॉन्ग है और मुझे उसको मेल्ट करना है या बॉईल करना है तो मुझे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। तो अगर बात की जाए यहाँ पर इंट्रा और इंटर के केस में तो क्या होगा, किसका ज्यादा होगा? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ज्यादा रहेगा। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच वीएपी इस तरीके से। ये क्या शो कर रहा होता है? वेपराइजेशन। मतलब अब मुझे क्या करना है? वेपर में कन्वर्ट करना है। तो वही सेम केस आ जाएगा, वेपर में कन्वर्ट करना है मतलब भैया पहले तो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड को ब्रेक करने में तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है। कोई चीज ब्रेक होगी उसके बाद ही तो वेपर में बनना स्टार्ट करेगी। तो क्या होगा? इंटर हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग है तो वहां पर एनर्जी आपको ज्यादा लगेगी। इसीलिए जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो भी किसकी ज्यादा होगी? इंटर की, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। थर्ड केस पढ़ते हैं। थर्ड केस है आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जानते हैं? विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी आपकी लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो होने से रोकती है। मतलब कोई भी चीज गाढ़ी ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी, यानी कि रेसिस्टेंस टू फ्लो। रेसिस्टेंस टू फ्लो, जो इजिली फ्लो ना होने दे, उसको रोक के रखे। तो कोई भी चीज अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? वो इजिली उसको फ्लो नहीं होने देगा। सीधी सी बात है, वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, वो आराम से मूवमेंट कर सकता है। लेकिन इंटर के केस में क्या, उसने हाथ पकड़ रखा है दूसरे का। अब दोनों को चलना है तो क्या करेगा? वो धीरे 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 मूव करेगा, मुश्किल से मूव कर पाएगा। जैसे अगर बात की जाए शहद की और पानी की, तो शहद और पानी में विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली किसकी ज्यादा होगी? शहद की ज्यादा होगी। वो ज्यादा थिकनेस उसमें है, वो धीरे धीरे मूव करेगा। पानी एकदम फर्राटे के साथ मूव कर जाएगा। तो वही केस यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या होगा? विस्कोसिटी भी किसकी ज्यादा होगी? इंटर की ज्यादा होगी। नेक्स्ट केस हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। पानी के लिए इन दोनों में बताना है। सॉल्युबिलिटी का केस इन दोनों में बताना है, इंट्रा और इंटर में। अब देखो, सॉल्युबिलिटी का केस का मतलब है कि वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स वहां पर आसानी से बना सकता है। तो इस केस में वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, बना सकता है ना। अब अगर मान लो एक बॉन्ड इसने बना दिया और फिर कोई आया तो क्या इसके पास कोई है जिसके साथ वो बना सकता है? नहीं है। लेकिन इस केस के अंदर ये दो दो जगह से बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए जो सॉल्युबिलिटी है वो भी आपकी किसकी ज्यादा होगी? इंटर की ज्यादा होगी। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स थे जो कि हमें क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको किसी भी तरीके से आ सकते हैं। अभी मैंने ये दो मॉलिक्यूल्स लिए, इन मॉलिक्यूल्स की जगह पर कोई भी मॉलिक्यूल आपका आ सकता है। ठीक है। एक और स्पेशल केस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जिसको बोला जाता है आयन डाइपोल। क्या है ये? इट इज द स्पेशल केस, इट इज द स्पेशल केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि HF की बात की जाए, ठीक है, क्या है ये? HF है और यहाँ पर अगर मान लीजिए F माइनस प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये जो HF था वो तो आपका भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना रहा था, अभी हमने देखा था कि जो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है आपका? एक आयन है और ये क्या है आपका? डाइपोल है ना। डाइपोल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, डाइपोल का मतलब क्या है? यहाँ पर चार्ज सेपरेशन है, ठीक है। फ्लोरीन के ऊपर ज्यादा चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर कम चार्ज होगा। मतलब हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव शो कर रहा होगा और फ्लोरीन जो है पार्शियली निगेटिव शो कर रहा होगा। और इनके टाइप बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको क्या बोला जाता है? आयन डाइपोल। क्या बोलते हैं हम? आयन डाइपोल।
एक और केस होता है जिसको बोला जाता है डाइपोल डाइपोल। इसका मतलब यहाँ पर दोनों कंडीशन कैसी होनी चाहिए, डाइपोल वाली होनी चाहिए। ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो कैसा केस कहलाएगा आपका, डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। तो ये दो पार्ट्स हैं जो कि आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। एक तो ये केस है आपका डाइपोल डाइपोल का, जहां पर डाइपोल डाइपोल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये है आपका आयन डाइपोल, जहां पर आयन और डाइपोल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके स्पेशल केसेस है, आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल, ठीक। आपने हमेशा देखा होगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम, है ना। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाई। ये तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वाटर की डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो है क्यों। अगर वाटर का डायग्राम बनाया जाए तो ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये क्या करेंगे, दोनों ही इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेंगे। तो अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि इन द वाटर मॉलिक्यूल हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर, सो द आंसर इज 4, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए जाते हैं इन द वाटर मॉलिक्यूल, सो द आंसर इज 4। बट अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया है ना, ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, केज लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो आपका डायग्राम है ये एक्चुअली आइस का डायग्राम है। आइस के केस में क्या होता है कि जो वाटर के जितने मॉलिक्यूल्स है सारे पास पास में होते हैं ना। तो ये सारा का सारा कैसा था, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे से सबको बांध के रखते हैं। आप कितने भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को अटैच कर सकते हो। अब मैं दे रही हूँ उसको हीट, ठीक है। तो जैसे ही वो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, क्या होगा कि ये जो केस है वो अब ब्रेक होना शुरू होगा, यानी कि अब जो उसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसा बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब आप देखो ये सारा का सारा कैसा था, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था, और इसका ये जो बीच का स्पेस था वो क्या था, खाली था। क्या था, खाली। वहां पर कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं था, सारा का सारा क्लोज स्ट्रक्चर था और खाली स्पेस वहां पर दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही हमने उसको हीट किया, ये जो केज है, मान लीजिए एक बॉन्ड जो है वो इसमें से ब्रेक हो गया। अब जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हो गया। अब जैसे ही इस तरीके से होगा, इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई ना। पहले इसकी डेंसिटी देखो कैसी थी, ज्यादा थी। अब इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, नहीं सॉरी, पहले जो इसका वॉल्यूम था और डेंसिटी थी ये बताओ, और अब जो वॉल्यूम है और डेंसिटी है वो बताओ। अब इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर भी पानी जा सकता है, यहाँ पर भी पानी जा सकता है। पहले इसके अंदर पानी जा सकता था क्या, नहीं जा सकता था, ठीक है। अब क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जैसे ही आप हीट करोगे 4 डिग्री सेल्सियस तक तो ये स्टेबल रहेगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं आप इसको और हीट करोगे 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, ये बिल्कुल ही अलग अलग हो जाएंगे, एकदम दूर 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 तक चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये जो डेंसिटी है वाटर की एट द 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम, ठीक है। अब अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन आए और कोई पूछे तो उसको आप एक्सप्लेनेशन तो दे ही सकते हो, बट वहां पर आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखकर आनी है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द, आंसर क्या, आंसर सिर्फ इतना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सिर्फ एक लाइन का आंसर है, वो समझ जाएगा ये सारी बात। इतना आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको चीज समझ में आए कि कहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है और कहाँ पर वॉल्यूम कम है। पहले केस के अंदर हमारा जो वॉल्यूम था वो कैसा था, कम था,
डेंसिटी ठीक थी, लेकिन जैसे ही हमने हीट किया 0 से 3 डिग्री सेल्सियस तक मान लो, तो ये ब्रेक होना शुरू होगा, ठीक है। और ज़्यादा हीट करोगे तो फिर ये पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन बात कर लेते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। आइसक्रीम खाई है? आइसक्रीम खाई है सबने, है ना? तो जो आइसक्रीम की जो स्टिक होती है, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको वो वुड स्टिक देता है ना, लकड़ी की स्टिक। आप कोई सी भी आइसक्रीम खाओ, आपको एक वुड स्टिक मिलती है, चाहे आप बास्किन रॉबिन्स पे खाओ, नेचुरल्स पे खाओ, या किसी भी ठेले पे जाके खाओ, आपको सब जगह पर वो स्टिक मिलती है। तो उस स्टिक का क्या काम है उस आइसक्रीम में? सोचो, वो स्टिक क्यों लगाई जाती है? हर कोई यूज करता है। वुड स्टिक यूज टू होल्ड आइसक्रीम, व्हाई? कल बताऊंगी मैं इसका आंसर, आज तुम ढूंढना, ठीक है। आज आप इसका आंसर ढूंढेंगे, मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगी। अच्छा सा एक्सप्लेनेशन लेकर आना, और ठीक है ना? ठीक है, चलो तो अभी हम क्लास को एंड करते हैं। जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया था वो वाला आप बना के भेजेंगे मुझे, और जितना आज पढ़ाया है इसका रिवीजन करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो फिर एंड करते हैं क्लास को, ठीक है।